नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही धमाकेदार लाइव सेशन लेकर के आया हूं और आज इस लाइव सेशन से एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, टाइम एंड टेंस। मैंने नरेशन को एंड किया था तो मैंने उसी क्लास में इस बात को पूरी तरह से बता दिया था कि मैं नरेशन के बाद बिल्कुल टाइम एंड टेंस आप लोगों के बीच लेके आने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि जो टाइम एंड टेंस है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनने तय होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहला टारगेट बनाया कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ से वॉइस क्लियर होता है आना, क्वेश्चन वॉइस से, नरेशन से बिल्कुल श्योर होता है और टाइम एंड टेंस से भी क्वेश्चन आने श्योर होते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इस अग्निपथ बैच जो मैंने शुरू किया है इसमें सबसे पहले हम उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उन पे ध्यान दिया है जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनने ही बनने होते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हमारी आवाज़ आप लोगों तक और वीडियो की क्लियरिटी सब कुछ अच्छी तरीके से पहुंच रही है। एक बार सभी शेर मुझे कमेंट करके बताएं। सभी को गुड इवनिंग, जितनी भी शेर जुड़े हैं उन सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। चलिए जय हिंद सभी को। एक बार सभी साथी सेशन को अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें और शेयर तो इस कदर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुँचाया जा सके। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस क्या है, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक बात को समझता हूँ। आप लोग जिस चीज़ को बचपन से केवल और केवल टेंस सुनते चले आते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको ये लिखा मिल जाता है टाइम एंड टेंस। तो मेरे दोस्त, आपके सामने जब टेंस लिखा जाता है, अभी इतने को बंद कर लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। टेंस आपके समझ में आ रहा है कि अच्छा गुरुजी वही टेंस है जिसको हम लोग कक्षा 4-5 से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी जब इस टाइम को लगा दिया जाता है, जब आपके सामने पूरा टाइम एंड टेंस लिखा मिलता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि टाइम एंड टेंस है तो क्या है। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो आप आज तक पढ़ते चले आते हो, जिसके बारे में आपको करीब 70-80% जानकारी भी है। वही 20-30% आपको जानकारी लेना है, उसी को समझना है और उसी 20-30% जो एडवांस बातें आपको नहीं आती हैं वहीं से पेपर में क्वेश्चन बनने होते हैं। तो आज हम लोग उन बातों को भी क्लियर कर लेंगे ताकि टाइम एंड टेंस का जो रोना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं टेंस पे बात नहीं करूंगा, सबसे पहले अगर टाइम आता है तो मैं टाइम पे बात करूंगा। याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर टाइम की बात करी जाए तो टाइम को कितने पार्ट में, कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टाइम आपका होता है प्रेजेंट, यानी आज जो चल रहा है, क्या प्रेजेंट। एक टाइम आपका होता है पास्ट, यानी जो बीत गया। एक टाइम आपका होता है फ्यूचर, यानी जो आएगा। सभी साथी एक एक बात को नोट करते चले, कायदे से समझते चले। यानी टाइम की बात करें, टाइम एंड टेंस, तो टेंस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे टाइम पे। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, टाइम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम वो होता है जो आपका चल रहा है। इंग्लिश की क्लास आप देख रहे हो, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अच्छा, अगर नरेशन की मेरी 7वीं क्लास आपने देखा था तो जो बात बीत चुकी, नरेशन की क्लास आज से पहले चल चुकी, तो जो काम हो चुका है उस तरह की कामों को हम लोग, उस तरह की बातों को कहाँ रखेंगे, पास्ट में रखेंगे। और जो आएगा, मेरी वॉइस, ये टेंस की आज पहली क्लास है, ये प्रेजेंट है। नरेशन की 7वीं क्लास आ गई इससे पहले, वो क्या है, पास्ट है। लेकिन जो टेंस की हमारी दूसरी क्लास आएगी वो फ्यूचर में आएगी। तो यानी वो बात कब होगी, फ्यूचर में होगी। तो याद रखिएगा, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो बीत गया है वो पास्ट, जो आएगा वो क्या होगा, फ्यूचर। यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। याद रखिएगा, ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, ये तीनों हमारे टाइम हो गए। लेकिन अगर हम लोग अब बात करें टेंस की, बात काहे की करें, बात अगर अब हम लोग इसी जगह से टेंस की करें तो याद रखिएगा, हर एक टाइम में 4 तरह के एक्शन होते हैं। हर एक टाइम में 4 तरह के एक्शन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टेंस टोटल कितने टाइप के होते हैं, 12 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 12 टाइप के। यानी अभी हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट में 4 कौन कौन से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब फ्यूचर पे चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहने का मतलब जब हर एक टाइम में 4 टाइप के एक्शन होते हैं तो टोटल टाइम 3 टाइप के, हर एक टाइम में 4 टाइप के एक्शन, तो 4 4 8 4 12, इसीलिए टोटल टेंस कितने होते हैं? तो टोटल टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात आपको हेडिंग डालना है, जैसे बात करी जाए प्रेजेंट की। सबसे पहले एक आपने सुना होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सुना होगा। इन्वर्टर चालू करो। ठीक, चलिए प्रेजेंट टेंस, क्या आपने जो प्रेजेंट टेंस सुना होगा, एक आपने क्या सुना होगा? पास्ट टेंस सुना होगा, एक आपने क्या सुना होगा? फ्यूचर टेंस सुना होगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी एक आपने प्रेजेंट टेंस सुना है, एक आपने पास्ट टेंस सुना है, एक आपने फ्यूचर टेंस सुना है। अब चलिए मैं एक एक पे बात करूंगा, ये बातें आपको समझ में आ गई कि टाइम 3 टाइप, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर एक टाइम में 4 तरह के एक्शन, इसीलिए टाइम टोटल 3 टाइप के और टेंस टोटल 12 टाइप के। ठीक है, चलिए अब ये 3 टाइप आपने लिख लिया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सभी लोग पहली हेडिंग डालिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आप लिखिए, देखिए टाइप में इसलिए नहीं लिखाता हूं, प्रेजेंट टेंस आप लिखिए। पहले सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे बात होगी। तो जो कार्य वर्तमान समय में, जो काम वर्तमान समय में, जो काम वर्तमान समय में चल रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, यानी जो काम वर्तमान समय में चल रहा उसको कहां रखते हैं? तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। कौन टेंस में गुरुजी? तो प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की बारी आ जाए, जैसे देखो, जैसे मान लो प्रेजेंट के कितने होते हैं? एक होता है कितना आपका? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। आप जरा देखो इसके एग्जाम्पल्स लिखो। जैसे कह दिया जाए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। एक लिख दिया जाए इसी को, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहां भी दा लगा लो। आई गो टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अगला लिखो, जैसे कह दिया जाए आई हैव गॉन टू द स्कूल। मैं समझा रहा हूं पहले पूरी बातों को। अगला है आई हैव बीन गोइंग टू द स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस लिख दिया और चारों का देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई हैव गॉन टू द स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। ठीक है, आगे आई हैव बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी एम लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा आई हैव यानी प्रेजेंट का परफेक्ट है, आई हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने ये सब के सब हमारे क्या हैं? पहली बात तो ये सब के सब प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। अगर ओनली टेंस की बात करें मेरे बच्चे तो ये सब के सब प्रेजेंट टेंस में लिखे। काहे में? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर बात करी जाए कि अलग अलग अब इनमें बात करी जाए तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट टेंस होता है, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो एक आपका होता है प्रेजेंट, क्या? प्रेजेंट। तो इसी प्रेजेंट के देखो एक आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, एक आपका क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि बातें आपके समझ में आ रही होंगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसीलिए देखो हर चार को अलग अलग में मैंने लिख दिया है। तो ये वाला जो लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। सबसे पहले बेसिक समझो कि प्रेजेंट टेंस यानी जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यानी ये टाइम प्रेजेंट, जो काम वर्तमान में चल रहा है तो उसको रखेंगे प्रेजेंट टाइम में। लेकिन एक टाइम में एक्शन को चार तरीके से किया जाता है। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, इसका अलग तरीका है। मैं स्कूल जा रहा हूं, अलग तरीका। मैं स्कूल जा चुका हूं, अलग तरीका। मैं स्कूल सुबह से जा रहा हूं, इसका अलग तरीका। लेकिन याद रखिएगा ये हैज हैव हो गया, हैज बीन हैव बीन, इज एम आर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस या डूडस मिल जाए तो समझ जाओ कि बात सब की सब प्रेजेंट की हो रही है। यानी ये सब प्रेजेंट के लिखे हैं। चलिए यहां तक की बातें क्या क्लियर हुई? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं सभी साथी कमेंट में जरूर बताएं क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई। अगली हेडिंग डालो सभी लोग पास्ट टेंस। अगली हेडिंग डालो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की डेफिनेशन लिखो। जो कार्य बीते समय में ना लिखो, जो कार्य पहले या पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम तो वही भूतकाल या बीते समय में, जो कार्य पहले यानी पास्ट टाइम में हो गया हो उसे पास्ट टेंस में रखते हैं। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही। यानी प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो बीते समय में हो चुका है। ठीक, जितने भी काम हो चुके उन सब को कहां रखोगे? पास्ट में। अब जिस तरह से आपके सामने लिख दिया जाए आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल एक लिख दिया जाए, एक लिख दिया जाए आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल लिख दिया जाए। एक लिख दिया जाए आई हैड गॉन टू द स्कूल, आई हैड गॉन टू द स्कूल। अगला लिख दिया जाए आई हैड बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मॉर्निंग। मेरे भाई बात करी जाए, ये देखो हमारी सेकेंड फॉर्म वाज वर आ गया, हैड आ गया, हैड बीन आ गया। यानी कहने का मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये सब के सब बताओ पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? ये कौन सा है? हमने आपको बताया एक क्या होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस नहीं गुरुजी, पास्ट टाइम। कौन सा? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के कितने? 4। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक आपका होता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी एक हमारा इंडेफिनिट हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी किसके? पास्ट वाले।
अब देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज वर लगी हो तो इसको क्या मानेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट वो सेकंड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज वर तो कौन होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी हैड दिखे तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन मिले तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब है कि ये सब के सब, पहली बात तो पास्ट टाइम के वाक्य हैं, सब के सब पास्ट टाइम के वाक्य हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक एक की बात करी जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इन सेंटेंसेस को इसलिए लिख रहा हूं ताकि इनसे आप एग्जाम्पल भी समझ जाओ, मेन वर्ब की फॉर्म भी समझ जाओ। अब आप देख पा रहे हो कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वाज वर मिले, ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज वर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड तो पास्ट परफेक्ट, और हैड अपने साथ मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि क्या ये बातें समझ में आई, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर क्या यहां तक की बातों में मुझे डाउट नहीं है। जल्दी से बताइए, अगर आपको डाउट है तब बताएं, नहीं डाउट तो बताएं। अगर यहां तक की बातें आप समझते चलें, बाकी जितनी भी बातें आपको लग रहा होगा कि थोड़ा और बातें, ये इधर की बातें उधर की बातें, तो उनको आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको तुरंत आपको बताऊंगा। एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम तो प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम तो पास्ट टेंस। लेकिन एन एक्शन विच इज डन एट फ्यूचर टाइम तो क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। चलिए हेडिंग अब डालिए सभी लोग, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सभी लोग डालिए, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में कितने तरह से एक्शन, आप जरा देखो, एक लिख दिया जाए आई विल गो टू स्कूल, सब में गाना वही बज रहा, रुपया केवल ट्रक से आ रहा, बस ठीक है। यानी बिल लगा दिया, टाइम बदल गया, बाकी सेंटेंस वही है। और मैं उसी सेंटेंस को क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाओ कि यार बार बार क्या हो रहा, क्योंकि पहले बातों को आप किसी ना किसी एक माध्यम से समझ लो, और जब बातें आपके समझ में आ गई तो चाहे दुनिया की कोई भी बात आपके पास लिख दिया जाए वो हमेशा सही आपके समझ में आएगी। आई विल गो टू स्कूल, सॉरी एक मिनट भाई, आई के साथ विल नहीं लगता, शैल लगता है, आई के साथ विल नहीं शैल लगता है। अगला आई शैल बी गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, इसके पहले दा लगा लेना, ठीक है। स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस के पहले लगभग आर्टिकल दा लगता है, एक आध कंडीशन होती कहां दा नहीं लगता तो हम आर्टिकल में बताएंगे। अगला है आई शैल हैव गॉन टू द स्कूल, अगला लिखा है आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग लिखा समझ लेना, चलो अच्छा सही सही लिख दे भाई, MORNING, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा, चौथा। हेल्पिंग वर्ब सब की देख के लगता है, सब की हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखोगे तो आपके समझ में आता है कि ये सब के सब फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। तो याद रखिएगा, ये एक आपका क्या होता है, यानी फ्यूचर टेंस बोले या टाइम, ठीक। एक फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर क्या इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट, याद रखिएगा पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यानी फ्यूचर में ये जो लिखा है आपका विल शैल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर विल या शैल मिले तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल भी शैल भी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल है शैल है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आई। तो ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या पूरी तरह से बेसिक और फ्यूचर में आप यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए जो कार्य आने वाले समय में होगा, जो काम आने वाले समय में होगा उसको कहां रखेंगे, तो गुरुजी उसको रखेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में रखोगे या फ्यूचर टाइम में रखोगे, और एक टाइम में कितने टाइप के एक्शन, 4 टाइप के, तो आप देख रहे हो कि फ्यूचर टेंस के अंतर्गत कितने, ये 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। विल शैल फर्स्ट फॉर्म, विल बी शैल बीइंग, विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन शैल हैव बीन इंग। चलिए मुझे एक बार सभी से कमेंट करके जवाब दे कि क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई, पूरी तरह से किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये बात क्लियर। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा लिख के आपके सामने पेश किया गया है, बहुत ही कायदे से, ताकि नहीं अभी इसमें चार्ट बनाया जाता, एक एक बातों को घंटों भर समझाया जाता, लेकिन यहाँ मैंने इस चीज़ के माध्यम से, यहाँ देखो टाइप भी समझ गए हो आप, और देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सामने सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट सामने सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सामने सेंटेंस। उम्मीद ये है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। अब अगर ये बेसिक बातें आपके बेटा समझ में आ गई तो हम लोग जो बात करेंगे अब एक तरफ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। टोटल 12 टेंस को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, स्ट्रक्चर कैसे होता है या कौन कौन से सेंटेंस को, कैसी कैसी बातों को किस टाइप के कौन से टेंस या किस सेंटेंस में रखा जाता है, इन सब बातों को हम करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग आगे बहुत सारी बातें देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी मात्र सेंटेंस टेंस में आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको किसी डेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, अगर ये बातें आपके बेसिक समझ में आ गई तो आगे की बातें आप उड़ा के समझोगी, ये मुझे पता है। चलिए बिल्कुल, ये जो बैच आपका 2023 फर्स्ट फेज जो अग्निवीर का एग्ज़ाम है वो 18 से 24 जनवरी के बीच में इसकी डेट आ गई है, आपको पता है। तो बिल्कुल अभी आज से लेकर के 75 से 76 दिन का टाइम मेरे पास है, और बेटा इस 75 से 76 दिन के टाइम में हम लोगों ने पूरा टारगेट बनाया है कि पूरी तरह से आपकी अंग्रेजी को नस्ते नाबूद कर देना है, और उस कदर अंग्रेजी को हम लोग पराजित करेंगे कि आपके पेपर में आने वाला हर क्वेश्चन आपके यहीं इसी बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। तो इसीलिए आप लोग एक एक बात को नोट करते चलें, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसी लापरवाही के साथ क्लास ना देखें कि वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं और आप उसको लापरवाही में छोड़ दें, तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए लंबा। चलिए सभी लोग मेरे साथ एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या हमारी बातें आप लोगों को विधिवत समझ में आ रही हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां से चलेंगे एडवांस बातें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले मैंने रास्ता आपको दिखा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली बात तो ये चैप्टर जीडी और एसएसबी, एनडीए में हो तो एसएसबी, अग्निवीर में हो तो जीडी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, यानी इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो कैसे पहचानोगे। अब देखो, अगर कभी भी सेंटेंस के लास्ट में किसी भी सेंटेंस बोले तो वाक्य, सेंटेंस के लास्ट बोले तो इंड में, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिल जाए बच्चा ता है, या मिल जाए ती है, या मिल जाए ते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको, यानी ता है, ती है, ते हैं, ठीक,
इस तरह की बातें अगर हिंदी में कभी किसी वाक्य के लास्ट में लिखी मिल जाए तो समझ जाओ वो आपका जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, उसके अंग्रेजी बोलने के लिए हमको पूरे नियम कानून जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगाना पड़ेगा। आगे सभी लोग जरा गौर फरमाइए। इसकी पहचान तो चलो हो गई कि सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है मिला तो गुरुजी वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जरा मुझे ये बताइए। तो आप कहोगे गुरुजी इसकी हेल्पिंग वर्ब या तो डज होती है या तो डू होती है। अच्छा, हम कहेंगे कि गुरुजी डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे गुरुजी सब्जेक्ट दो तरह के। कितने तरीके के? आप कहोगे गुरुजी सब्जेक्ट दो तरीके के। एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, एक सब्जेक्ट कहोगे गुरुजी आपका प्लूरल होता है। ठीक, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम आता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ क्या लगाएंगे? तो हमेशा क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अगर प्लूरल की बात करें तो याद रखिएगा जैसे आई, वी, यू या तो दे, इन सब के साथ क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिएगा इन सब के साथ आपको डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। अच्छा, मेन वर्ब की जो फॉर्म कैसी लगाओगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वी ई आर बी लिखा भाई, वर्ब वी ई आर बी। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाओगे? तो मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या तो एस वाली फॉर्म लगेगी। क्या? या तो फर्स्ट फॉर्म या तो एस फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाओगे? एस फॉर्म कहाँ लगाओगे? अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। कैसा? अफर्मेटिव होगा। और उसका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है। कैसा? सिंगुलर है। तो हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की एस फॉर्म लगाएंगे, एस फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा आपको एक बात कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक, और अगर कहीं से सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से आगे यानी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव यानी अफर्मेटिव से आगे कुछ भी होगा तो डू डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके जरूर समझ में आई होंगी। ये हेल्पिंग मैंने लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब समझ जाओ क्या है? डू डज। यानी अगर हिंदी में कोई बात कोई बोले, मान लो आपके घर में आपकी और आपके पड़ोसी से भैया हो गई तगड़ी लड़ाई। अब भैया जब तगड़ी लड़ाई हो गई, पड़ोसी आपको जो है भैया मार ऐसे समेट के ले, गाली पे गाली, एक से एक बातें, पुरानिया गाली। ठीक, अब आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो याद रखिएगा। और मान लो कि भैया वो आपको गाली पे गाली दे रहा है, जितनी बार गाली दे रहा है, जितनी गाली दे रहा है, हर बार जो सेंटेंस बोलता है, जो वाक्य बोलता है, वो पूरी तरह से आपको गंदे गंदे जो वाक्य बोलता है, हर वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं निकले, तो तुम समझ जाओ कि भैया अगर ता है, ती है, ते है, उसकी हर गाली हर वाक्य में निकलता है, हर उसके गंदे वाक्य में ता है, ती है निकलता है, तो समझ जाओ कि हर वो गाली आपको जो आपके लिए हर गंदा वर्ड यूज करता है, हर गंदा वाक्य जो आपके लिए वो यूज करता है, वो कैसा है? वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। जैसे वो कह रहा है कि रोज रोज मर जाता है, खाना नहीं खाता है, ठीक, हमारे दरवाजे घूमता है, हमारी तरफ देखता है, हमारी तरफ घूरता है। तो कहने का मतलब जैसे ता है, ती है, ती है कौनों के लास्ट में मिले तो तुम समझ जाओ कि वो क्या है? वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब वो निगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, पूरी की पूरी बातें अब आपको समझा दिया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गुरुजी? डू डज होती है। और सब्जेक्ट किसके साथ? डू, किसके साथ? डज। सब्जेक्ट गुरुजी कितने टाइप के होते हैं? तो टू टाइप्स के, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट और नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और जब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल की बात करें, आई, वी, यू और दे, तो गुरुजी इनके साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। और जो गुरुजी मेन वर्ब की फॉर्म है तो या तो फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म लगाएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की एस वाली फॉर्म लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है,
सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जैसे अफर्मेटिव से आगे बढ़ेंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, इन सब पे तो फिर हम लोग डू डज, सब्जेक्ट को देख के डू डज लगाएंगे, और हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ रही। आपके कमेंट पे मेरी बराबर निगाह है, जैसे ही मैं आपका कमेंट अगर कोई प्रॉब्लम तो मैं तुरंत उसको नोटिस करूँगा। चलिए, लेकिन ज़्यादा उसमें फालतू कमेंटबाजी नहीं करना है कि केवल कमेंटबाजी हो, क्लास उसी में रह जाए। चलिए, सभी लोग इसके ज़रा स्ट्रक्चर्स देखिए, कैसे कौन से फार्मूलाज होते हैं जिनसे इनको हम बनाते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो हर टेंस में कितने, एक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मेरे बच्चे याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होता है। एक आपने सुना होगा क्वेश्चन वर्ड, एक आपने सुना होगा क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको चलिए नोट कराता हूँ। अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट। ठीक, इधर देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, SEIS वाली फॉर्म लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद गुरुजी अदर वर्ड। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अदर वर्ड। समझ रहे हो। अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बच्चा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को ही चलाओ, पहले या तो डू या डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव होगा तो क्या, डू या डज को पहले करो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट करो, फिर लगाओ नॉट, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क, अरे सॉरी अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखोगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब, जैसे मान लो क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी वाक्य के शुरुआत में आएंगे तो हम लोग डू डज से करेंगे, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा फिर यही वाला उतार दो, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। निगेटिव वाला इसका देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों की पूरी तरह से दिमाग में गया होगा। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आया तो सभी लोग जरा मुझे एक एग्जाम्पल करके बताइए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है। राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है। ये हिंदी मुझे नहीं बतानी थी, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे जुड़े हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है। मेरे बच्चे, कोई भी वाक्य, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, क्या अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू मिले तो याद रखिएगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। इसमें आपको बिल्कुल चकित नहीं होना है, ठीक है। अब सुनो, ये पूरी तरह से अफर्मेटिव, राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है। दिस सेंटेंस इज
अफर्मेटिव। लेकिन कह दिया जाए राम अपने पापा के साथ पार्टी में नहीं जाता है, निगेटिव। क्या राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है, इंट्रोगेटिव। क्या राम अपने पापा के साथ पार्टी में नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। राम अपने पापा के साथ क्यों पार्टी में जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। राम अपने पापा के साथ पार्टी में क्यों नहीं जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। जिस तरह से मैंने बताया है, क्लास एंड होने के बाद वीडियो को पुनः लौटा के पूरी लाइव सेशन को लौटाना है पीछे। आपको एक तरफ से स्पीड थोड़ा तेज करके वीडियो को फिर से देखना है, और जैसे ही ये सब बातें हैं, जितने सेंटेंस अभी हमने बोले, इन सब को आप वीडियो को रोक रोक करके पहले सब की हिंदी लिखो, उसके तुरंत बाद इनको चेंज करो, और इनको चेंज कर ले गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इन बातों में आपको कभी डाउट नहीं आएगा। कुछ ना करो, राम करोगे, राम के बाद पूरा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, लास्ट में ता है, ती है, गुरुजी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो राम किसी का नाम है, ही सीट नेम के साथ क्या लगाओगे, डू डज। लेकिन निगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या करोगे, मेन वर्ब के CIS फॉर्म। राम गोज टू द, राम गोज टू द पार्टी विद, किसके साथ, हिज फादर, हिज। चलिए, राम अपने पापा के साथ पार्टी में जाता है या पार्टी करता है, जाता है, देखो ये लिखा है, यानी राम गोज टू द पार्टी विद हिज फादर। राम अपने पापा के साथ पार्टी जाता है। अब देखो, गो टू इन द पार्टी भी यहां कर सकते हो, ठीक। अगर इसी को निगेटिव कर दिया जाएगा तो राम डज नॉट हो जाएगा। अब बाकी पूरा उसी तरह से, अब गोज नहीं, क्या हो जाएगा, अब गो से शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन इधर कर दिया जाए, अगर कह दिया जाए डज राम गो कर दिया जाए, डज राम गो टू, इस तरह से कर दिया जाए, या कर दिया जाए डज राम नॉट गो टू, आगे पूरा इस तरह से उतार दिया जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं। एक लिख दिया जाए, वाई डज राम गो टू, वाई दिख रहा है कि नहीं नीचे, वाई डज राम गो टू, आगे उसी तरह से लिख दिया जाए, गो टू इन द पार्टी विद हिज फादर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया जाए। अब इसी में क्वेश्चन वर्ड यानी वाई डज राम नॉट कर दिया जाए तो निगेटिव। यानी कहने का मतलब है, जितनी भी बातें मैंने लिखा है, अब लास्ट में सब में जैसे ही निगेटिव के बाद आओगे तो सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस बात को मत भूलना आप। उम्मीद करते हैं, बताइए क्या यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आई। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बातें आप सभी के समझ में आई कि नहीं आई। सभी साथी एक बार मुझे जवाब दें कि क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई। अब हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PIT बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवांस बातें पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी हम लोगों ने मतलब बेसिक बातें भी कर लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, और अब हम लोग बिल्कुल एकदम लास्ट वाले एडवांस रूल पे भी पहुंच गए हैं। तो चलिए देखिए, सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आवाज़ और सब कुछ आप लोगों को बढ़िया मिल रही है कि नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करें। जय हिंद सभी बच्चों को, जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बच्चे, वो सभी लाइक और अपने साथियों में शेयर जरूर करो। जब भी आप लाइव सेशन पे आएँ तो एक बार आपकी जिम्मेदारी है कि सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस 70 से 75 दिन में ये अग्निवीर का एग्ज़ाम अगर देना है तो उनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाए। चलिए, आप जो है अपने हित में क्लास देखें, हमारे हित में शेयर करें। चलिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ काहे के
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण बातें या तथ्य या फैक्ट। पहला पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम विभिन्न बातों को नहीं, विभिन्न प्रकार की बातों को रख सकते हैं। रख सकते हैं नहीं यार, सीधा लिखो, रखते हैं, कोई नहीं, सीधे लिखो। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की बातों को रख सकते हैं, जिनमें मैं आपको बता दूंगा कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य होते हैं कि जो खुद जाहिर है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसी कंडीशन होती हैं कि उस तरह के सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा और किसी टेंस में रख ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलिए कौन कौन से हैं देखिए। एक, जैसे आपने सुना होगा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन बोले तो मेरे बच्चे एक हो गया नियमित कार्य, एक आपका हो गया क्या, इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन बोले तो मेरे बच्चे अनियमित कार्य। एक आपके सामने लिखा होगा, देखा होगा, एक होता है हैबिट। क्या? हैबिट, जिसको आप बोलते हो हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट। एक आपने मेरे बच्चे सुना होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी ये जितनी भी बातें, जैसे कोई नियमित कार्य है, कोई अनियमित कार्य है, कोई हैबिचुअल यानी आदत वाली बात है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इस तरह की बातों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाएगा। हाँ, सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे कह दिया जाए, मान लो कि माई, इसका रेगुलर एक्शन यानी नियमित कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कह दिया जाए माई फादर गोज टू माई फादर गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। माई फादर गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। मेरे पापा मॉर्निंग वॉक यानी रोज सुबह टहलने जाते हैं। आप बताओ, पापा हमारे रोज सुबह टहलने जाते हैं, तो ये बताओ पापा, ये डेली जो मिला यही, अरे एक मिनट भाई, डेली ये है यार, ये ठीक है। अब मेरे पापा रोज डेली सुबह टहलने जाते हैं, तो जरा ये बताओ कि जो पापा टहलने जाते रोज काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि डेली यानी पापा का काम रेगुलर जारी है कि पापा रोज जाते हैं। ठीक। अगला जैसे कह दिया जाए यू रीड द रामायण, यू रीड द रामायण एवरी वीक। एवरी वीक, जैसे कह दिया जाए यू रीड द रामायण एवरी वीक, यानी तुम रामायण पढ़ते हो प्रत्येक सप्ताह, यानी हर सप्ताह हर सप्ताह हर सप्ताह तुम रामायण पढ़ रहे हो। इसका मतलब कि तुम्हारी क्या है, रेगुलरिटी बनी है। तो जितने भी मेरे बाबू रेगुलर एक्शन होंगे वो कभी भी किसी टेंस में आए तो आपको ध्यान देना, उनको सिर्फ और सिर्फ किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। आगे अगर इरेगुलर की बात करें, जैसे कह दिया जाए अर्थ क्विक्स कम इनटू जापान। अर्थक्वेक्स कम इनटू जापान। अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप, कम्स। अर्थक्वेक्स कम्स, वो कम इनटू जापान, यानी जो भूकंप हैं वो कहाँ आते हैं, भूकंप जापान में आते हैं। तो कहा यार ये बताओ कि रोजे तो भूकंप आते नहीं जापान में। अब तुम्हें बताओ क्या भूकंप जापान में रोज आते हैं? रोज तो आते नहीं, कभी कभी आते हैं, ये आपदाएं हैं, कभी कभी आती है। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये एक इरेगुलर एक्शन है। कैसा एक्शन है? एक इरेगुलर, अनियमित है।
कोई इसका नियम नहीं है, कभी भी आ सकता है, कोई नियम नहीं। और जिस चीज का नियम है, जो काम नियम से हो रहा, लगातार हो रहा, नियमित हो रहा, उसको बोलेंगे रेगुलर एक्शन। उसके एग्जाम्पल ये दोनों लिखे हैं। जो काम नियमित नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है, तो याद रखिएगा उसको बोलेंगे इरेगुलर। जापान में भूकंप रोज नहीं आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी कभी आती हैं, तो इसलिए इरेगुलर एक्शन है। हैबिचुअल फैक्ट कह दिया जाए, ही ड्रिंक्स डेली, वो डेली ड्रिंक करता है। अब बताओ, डेली ड्रिंक करता है तो उसकी आदत है कि नहीं? एक आदमी होता है कि जिसकी आदत किसी चीज की पड़ जाती है तो इतनी जल्दी उसकी आदत नहीं छूटती है। कोई भी आदमी है, उसकी आदत है डेली ड्रिंक करने की। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, याद रखिएगा उनको हमेशा किस टेंस में रखोगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे, और किसी में नहीं रखा जाएगा। और किसी में भी रखोगे तो मेरे बाबू वो गलत हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अगला, यूनिवर्सल ट्रूथ, जितनी भी सदा सत्य रहने वाली बातें, जिनको कभी जीवन में झुठलाया ही नहीं जाता। जैसे कह दिया जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य निकलता है वो कहां निकलता है? तो गुरुजी पूरब में निकलता है। सूर्य कहां निकलता है? सूर्य पूरब में निकलता है। और ये बिल्कुल एक सदा सत्य रहने वाली बात है कि सूर्य पूरब में निकलता। तुम भले 3 बजे सो के उठते तो तुमको दिखता है इस तरफ, ठीक है, तो तुम कहोगे नहीं भैया वो तो पूरब में नहीं, हमको तो इधर दिखता है, तो वो अलग की बात है। तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। एक होता है, आपको मैंने बताना भूल गए, साइंटिफिक लॉ। जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, जितनी भी प्रोवर्ब्स बोले तो कहावतें होती हैं, और देख लो, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रोवर्ब्स, साइंटिफिक लॉ, इन 6 की 6 कंडीशन को याद रखो। जब ये आएंगी तो हमेशा सेंटेंस कैसा होगा? तो वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे चलो, आगे बच्चा हो कुछ ऐसे अर्थ, वो सबसे लास्ट बातें हैं इसकी, सबसे लास्ट बात और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या रूल, कुछ भी कह सकते हो। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनको तुम देख के पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको अभी रेगुलर एक्शन नहीं पता चल पाया क्या है, साइंटिफिक लॉ, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब बातें नहीं पता चली, तो एक अब रामबाण तरीका आपके सामने मैं लेके आया हूं, उससे बिल्कुल एक बहरा आदमी भी, अंधा आदमी भी समझ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, जैसे एक हो गया डेली, ऐसे वर्ड अब मैं लिखूंगा कि अगर उनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में मिल जाए तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इस बात को अपने एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए लिखिए, जैसे एक आपका हो गया डेली, एक आपका हो गया एवरी डे, एक आपका हो गया एवरी मंथ, जल्दी जल्दी नोट करते चलो। एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, एवरी आवर हो गया, एवरी आवर हो गया। अगला लिखो, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया। ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, ठीक। उसके बाद है नेवर, नेवर। अगला लिखो बाबू सेल्डम, सेल्डम। अगला लिखिए हार्डली, हार्डली। अगला लिखिए स्केसली, स्केसली। अगला लिखिए, अगला लिखिए सभी लोग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग। अगला लिखिए, अगला लिखिए ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ,
ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। अगला लिखिए वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, वंस अ ईयर। बस इतने से हैं। चलिए एक आपका रह गया यूजुअली, लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। यूजुअली आदि। चलिए यानी कहने का मतलब ये इतने वर्ड लिख लीजिए। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको लिखे मिले तो बच्चा समझ जाओ कि सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए बस। अब क्योंकि ये जितने वर्ड लिखे हैं ये कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं आएंगे ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कभी कहीं नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लिखा मिले तो समझ जाओ वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए। एग्जाम्पल जल्दी से नोट करिए। ही ऑलवेज कम लेट। जल्दी बताओ ये सही है कि गलत है? जल्दी से छाप दो। पहला सही कि गलत, दूसरा लिखो। सी कम्स माई हाउस डेली। इसको छापो सही है कि गलत है? जल्दी से छापो कौन गलत कौन सही। गुरुजी सबसे पहले तो बताओ ऑलवेज मिला, सबसे पहले बताओ डेली मिला, यानी दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं। अब जरा बताओ जब यार ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव में है, तो बताओ ये कम होगा कि कम्स होगा? यानी ही ऑलवेज कम्स लेट, वह रोज देर से आता है। अब देखो यहां सी कम्स माई हाउस डेली, वह मेरे घर रोज आती है। सी के साथ देखो हम लोगों ने कम्स लगाया है। तो याद रखिएगा अगर कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड लिखा मिले तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल कसम खा लो। तो मेरे बच्चे आज की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास है वो संपूर्ण रूप से इंड होती है। और मुझे ये भरोसा है, ये विश्वास है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एक बातें आपके समझ में आ गई हैं। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। चलिए आज की क्लास कैसी लगी? तो गुड भाई। चलिए सभी जितने भी शेयर जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार जितने भी साथी सेशन पर लाइव हैं वो सभी एक बार ज़रा शेयर जरूर करें अपने साथियों में। और लाइक नहीं किया तो आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है दोबारा से वीडियो को फिर से आप देखिए। वीडियो पड़ा रहता है, डिलीट नहीं किया जाता है, ताकि आप बाद में भी देख सको। और जितने भी साथी सेशन पर नए हैं तो आप जाएंगे इंग्लिश यही चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा इंग्लिश अग्निपथ बैच। और उस अग्निपथ बैच में आपको पूरी तरह से इस नए बैच की पूरी क्लासें मिल जाएंगी। बिल्कुल लाइन से पढ़ी हैं सभी क्लासें और बहुत गंभीरता से आप देखिए। और एक एक नंबर का हिसाब किताब यहाँ पे आपका चल रहा है। और बिल्कुल 20 में 18-19 नंबर आपको अब की बार लेके लौटना है। तो चलिए मेरे दोस्त आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।